तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पॉलिटिकल साइंस पेपर वन का आज लेक्चर वन है और इसमें हम ग्रीक सिटी स्टेट के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वन में हमने ग्रीक फ़िलासफ़र्स को पढ़ना है और उसमें हमने प्लेटो और अरिस्टोटल की थ्योरीज़ को पढ़ना है और उनके कॉन्सेप्ट जो उन्होंने स्टेट के बारे में दिए हैं या गवर्नमेंट के बारे में दिए हैं उनको पढ़ना है। तो इसलिए उस फ़िलासफ़ी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस वक़्त की जो सिटी स्टेट्स थी उनको पहले देखें कि वो क्या थी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। तो हमें इनकी प्लेटो की और अरिस्टोटल की थ्योरीज़ या फ़िलासफ़ीज़ समझ आएंगी। तो इसके लिए सिटी स्टेट का पढ़ना और इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रेक सिटी स्टेट्स क्या थी? ऑल टुगेदर देयर वर ओवर 1500 सिटी स्टेट्स in the Greek world, but some of these would barely qualify a towns in modern terms. उस वक़्त जो प्लेटो का ज़माना था या अरिस्टोटल का ज़माना था, उस वक़्त ग्रीक में तकरीबन 1500 के करीब सिटी स्टेट्स थी और ये सिटी स्टेट्स बहुत छोटे छोटे टाउन्स जो थे उनके ऊपर मुनहसर थी या उनके ऊपर मुश्तमिल थी। ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स नहीं थी, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, इनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। ये हम यूँ समझ लें कि इस वक्त आजकल हमारे मॉडर्न टाउन्स हैं उनकी हद तक इनका एरिया होता था और उसकी हद तक ही इनकी पॉपुलेशन होती थी। इवन एथेंस, by far the largest of all city states, only contained an estimated population of about 200,000 people in the year 500 BC. यहाँ तक कि एथेंस जो उनकी सबसे बड़ी सिटी स्टेट थी उसकी पॉपुलेशन भी 2 लाख लोगों पे या 2 लाख अफराद पे थी और ये 500 BC में एथेंस की पॉपुलेशन 2 लाख लोगों पे ऊपर मुश्तमिल थी। यानी ये सबसे बड़ी स्टेट थी लेकिन इसकी आबादी 2 लाख अफराद पर थी। तो इस तरह छोटी छोटी स्टेट्स थी, छोटा छोटा एरियाज था और उनको मैनेज करना और उनको गवर्न करना बहुत आसान होता था। द टेरिटरी ऑफ ग्रीस इज माउंटेनियस। Ancient Greece consisted of many smaller regions, each with its own dialect, cultural peculiarity, and identity. तो जो ग्रीक पॉपुलेशन थी या आबादियाँ थी वो 2 तरह की वहाँ पे टेरिटरीज होती थी। एक जो वैलीज थी, जो माउंटेन्स के दरमियान वाले इलाके थे उनको वैलीज कहते थे। वो वैलीज के अंदर कुछ स्टेट्स थी और कुछ स्टेट्स उनकी जो थी वो सी के पास थी, कोस्टल बेल्ट के अंदर थी। लेकिन जितनी भी स्टेट्स थी ये तमाम छोटे छोटे रीजन्स में थी। इनके रीजन्स बहुत छोटे थे, एरियाज बहुत छोटे थे और हर स्टेट जो थी वो कुछ पेक्यूलरिटीज़ थी, डिफरेंट होती थी उनकी कल्चर के हिसाब से, कुछ उनमें सिमिलैरिटीज़ होती थी और हर किसी का अपना एक डायलेक्ट था, अपने एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, अपना कल्चर था। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स वर अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ एंशिएंट ग्रीस। तो वहाँ पे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी थी, स्टेट्स के अंदर आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट थी, स्टेट्स के अंदर आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी, उनके इख्तलाफात भी होते थे। सिटीज टेंडेड टू बी लोकेटेड इन वैलीज बिटवीन माउंटेन्स और ऑन कोस्टल प्लेन्स एंड डोमिनेटेड द कंट्री साइड अराउंड देम। जो उनके सिटीज़ थे वो या तो वैलीज के दरमियान थे, 2 माउंटेन्स के दरमियान वाला जो एरिया होता था वहाँ पे होते थे, या वो समुद्र के साथ जो उनके कोस्टल प्लेन्स थे वहाँ पे शहर बनाते थे और इनके साथ शहरों के साथ एक कंट्री साइड भी होती थी, एक इनका बैरूनी एरिया भी होता था जो मैदानी इलाका होता था जिसको वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते थे। तो सिटी स्टेट्स जो थी ये बेसिकली 2 हिस्सों में बटी होती थी। एक उसका जो फोकल पॉइंट होता था वो उसका शहर होता था या सिटी एरिया होता था और उसकी पेरिफेरियल एरिया जो था वो एग्रीकल्चर के लिए होता था और वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती थी लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पे था और वो कंट्री साइड कहलाती। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट्स वर एथेंस। कुछ जो इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट्स थी उनमें एथेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पार्टा बहुत इंपॉर्टेंट था, कोरिंथ बहुत इंपॉर्टेंट था, थेब्स, एंजीना, रोड्स और इसी तरह इरिटेरिया एंड एलिस। तो ये मशहूर स्टेट्स जो थी वो उनमें एथेंस और स्पार्टा जो थी बहुत पॉपुलर थी। Athens and Sparta were the 2 most powerful city-states. Athens was a democracy and Sparta had 2 kings and a council of elders. एथेंस और स्पार्टा दोनों पावरफुल स्टेट्स थी।
एथेंस जो थी वो उसके अंदर डेमोक्रेसी थी, और स्पार्टा जो थी इसके दो रूलर थे और इनकी एक एल्डर काउंसिल थी, और ये अरिस्टोक्रेसी टाइप के रूल था वहाँ पे, जबकि एथेंस जो थी वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल था। बोथ वर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक सोसाइटी एंड कल्चर, और ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन ग्रीक कल्चर की। अ सिटी स्टेट आर पोलिस वॉज द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट ग्रीस। जो शहर थे उनके या सिटी स्टेट थी, उसको वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पोलिस कहते थे। वॉज द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट ग्रीस। ईच सिटी स्टेट वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद एन अर्बन सेंटर एंड द सराउंडिंग कंट्री साइड। जो जितनी भी स्टेट्स थी, हर स्टेट में एक उनका अर्बन सेंटर था जो ऑर्गेनाइज्ड होता था, और दूसरा एक सराउंडिंग एरिया होता था जिसको कंट्री साइड कहते थे या पेरिफेरियल एरिया कहलाया जाता था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटी in the polis were outer walls for protection as well as the public space that included temples and government buildings. जब भी किसी सिटी स्टेट के अंदर अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सिटी स्टेट में एक उनका पुलिस था या सिटी स्टेट थी, और उसके गिर्द उन्होंने आउटर वॉल बनाई होती थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए या डिफेंस के लिए, कि अगर बाहर से कोई हमला आवर आए तो उस स्टेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। पब्लिक स्पेस जो था उसके अंदर उनकी इबादत गाहें थी या गवर्नमेंट के दफातर थे, उनकी बिल्डिंग्स होती थी। तो ये एरिया जो था उस सिटी स्टेट के अंदर या पुलिस के अंदर एक अलहदा मखसूस किया होता था जिसमें वो अपनी इबादत गाहें बनाते थे, या गवर्नमेंट की या सरकारी बिल्डिंग्स या जो पब्लिक ऑफिस थे वो उस एरिया में बनाए जाते थे। ईच सिटी स्टेट रूल्ड इटसेल्फ। वहाँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, हर सिटी स्टेट की अपनी अपनी अलहदा गवर्नमेंट थी, और इस तरह जो उस वक़्त ग्रीक था वो बहुत सी स्टेट्स में बटा हुआ था, छोटी छोटी स्टेट्स थी, छोटी छोटी गवर्नमेंट्स थी जिनमें बटा हुआ था। दे डिफर्ड ग्रेटली फ्रॉम ईच अदर इन गवर्निंग फिलोसफीज एंड इंटरेस्ट। जितनी स्टेट्स थी वो एक दूसरे से इस तरह मुख्तलिफ थी कि एक तो उनकी गवर्निंग फिलोसफी मुख्तलिफ थी, उनका रूल करने का तरीका मुख्तलिफ था, और उसमें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ थी, उनके रूल्स मुख्तलिफ थे, उनके लॉज मुख्तलिफ थे। तो इस तरीके से हर स्टेट जो थी वो दूसरी स्टेट से मुख्तलिफ थी। द मेजॉरिटी ऑफ द पोलिश पॉपुलेशन लिव्ड इन द सिटी एज इट वाज द सेंटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो उनका सिटी एरिया था उसके अंदर तमाम हब ऑफ एक्टिविटी वो था, उसके अंदर तमाम एक्टिविटी होती थी, उसके अंदर ट्रेड थी, उसके अंदर कॉमर्स था, उसके अंदर कल्चर थी, जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी वो। मेजॉरिटी ऑफ द पोलिश पॉपुलेशन लिव्ड इन द सिटी, और जो उस स्टेट की आबादी होती थी, पॉपुलेशन होती थी, उसका ज़्यादा हिस्सा जो था वो पोलिस के अंदर रहता था। द टेम्पल एंड द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर ऑफन बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द हिल एक्रोपोलिस। जो सरकारी दफातर थे या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी या इबादत गाहें थी, उसको अमूमी तौर पर वो हिल की टॉप पे बनाते थे और उसको एक्रोपोलिस कहते थे। हिल की टॉप पे बनाने का पर्पज़ ये था कि अगर बाहर से कोई हमला आवर हों और उनकी स्टेट पे हमला करें तो उनको प्रोटेक्शन में आसानी हो, कि उसका एनिमी का वहाँ हाइट के ऊपर जाना या माउंटेन के ऊपर जाके उनके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ऑक्यूपाई करना मुश्किल होता था। तो इसलिए वो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी वो एक्रोपोलिस पे बनाते थे या टॉप ऑफ द हिल पे बनाते। जैसे कि पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि वो हर स्टेट जो थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका मुख्तलिफ था, उनका रूल करने का तरीका मुख्तलिफ था, उनके लाज मुख्तलिफ होते थे। तो स्पार्टा एम्फेसाइज्ड मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। स्पार्टा जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखने की फेवर में था। एथेंस वैल्यू एजुकेशन एंड आर्ट्स। जो एथेंस के लोग थे वो एजुकेशन में, आर्ट में, कल्चर में, तहजीब में, इसमें आगे थे, और स्पार्टा जो था वो स्ट्रॉन्ग आर्मी रखने पे बिलीव करता था। इन एथेंस एवरी मेल सिटीजन हैड द राइट टू वोट। एथेंस में जितने मेल थे उनको वोट देने का हक था। तो दे वर रूल्ड बाय द डेमोक्रेसी, और एथेंस के अंदर जो थी वो डेमोक्रेसी थी और डेमोक्रेटिक रूल था, और लोग बाकायदा अपना जो मेल सिटीजन्स थे, अडल्ट मेल सिटीजन्स, वो वोट डाल के अपने रूलर्स को मुंतखब करते थे। रादर देन हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, एथेंस मेंटेन्ड देयर नेवी। एथेंस के पास फौज नहीं थी, स्ट्रॉन्ग फौज नहीं थी, लेकिन वो चूंकि समुद्र के किनारे था,
सी के किनारे था, इसलिए उन्होंने अपने दिफा के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवी रखी हुई थी और उन्हें ख़तरा ये था कि बाहर से कोई हमलावर सी को यूज़ करते हुए उनके ऊपर अटैक ना करे। तो दे हैड मेंटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी, लेकिन उनकी आर्मी जो थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसके मुकाबले में स्पार्टा जो था उसकी आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब डेवलपमेंट ऑफ सिटी स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। एथेंस built a city at a strategic point in the valley. This was the defense center in the valley to which the inhabitants could protect in case of an attack and repair in case of any damage. तो एथेंस के लोग जो थे वो शहर किसी खास स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो होता था वैली का उसको तलाश करके या उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को अवेल करके वहाँ पे वो शहर बनाते थे। और उनको बनाने का पर्पज़ ये होता था कि वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि वहाँ वो अपने शहर का दुश्मनों से या हमला आवरों से उसका दिफा कर सकें। और अगर वो हमला आवर उनके शहर को नुकसान पहुँचाएँ या उनके बिल्डिंग्स को नुकसान बनाएँ या उनके एक्रोपोलिस को निशाना बनाएँ या उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाएँ, तो उनके लिए फिर इस डैमेज को रिपेयर करना भी ज़्यादा आसान हो। तो वो इस कन्वीनियंस को सामने रखते हुए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर अपने शहर बनाते थे। द एक्रोपोलिस प्रोवाइडेड द हेवीएस्ट फोर्टिफिकेशन एंड वाज फोकल पॉइंट ऑफ द डिफेंस सिस्टम। जो एक्रोपोलिस था, जहाँ पे सरकारी इमारतें और बिल्डिंग्स होती थी, वो उसको बहुत ज़्यादा हैवीली गार्ड करके रखते थे और हैवीएस्ट फोर्टिफिकेशन उनके किला नुमा बिल्डिंग्स बनाते थे और यही उनका जो फोकल पॉइंट होता था फॉर द डिफेंस, और यहीं से उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट होती थी। सिटी वाज अ सोशल एंड रिक्रिएशनल सेंटर। इट वाज द पॉलिटिकल हब ऑफ द वैली एंड द गैदरिंग प्लेस फॉर द डिस्कशन वाज अ हाईली इंपॉर्टेंट स्पॉट। ये शहर जो थे ये इनके सोशल और कल्चरल अमाजगाहें थीं और ये रिक्रिएशनल सेंटर थे और ये पॉलिटिकल हब था। यहाँ पे बड़े बड़े डिस्कशंस और मनाजरे होते थे, वहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट होती थी, वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर अपने मसाइल हल करने के लिए डिबेट और डिस्कशन किया करते थे। द सिटी वॉज अ यूनिफाइड कम्युनिटी। Although some citizens lived in the city and some in the country, there was no rural-urban conflict. कुछ लोग शहरों में रहते थे और कुछ लोग उनके बाहर वाला जो पेरिफेरियल एरिया था वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए रहते थे, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा तफरीक नहीं थी या बहुत ज़्यादा वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं थी बिटवीन द सिटी लाइफ एंड द रूरल लाइफ। वो उनके अंदर इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं थी, रूरल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, और वो एक होमोजेनाइज्ड सोसाइटी थी जिसके अंदर वो रह रहे थे। द ग्रेट सिटी वॉज अ सेंटर ऑफ कम्युनिटी एक्टिविटी। और सिटीज़ जो थे वो कम्युनिटी एक्टिविटी के सेंटर थे। वहाँ पे हर तरीके से जो कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्टली देयर वर कन्फाइंड टू देयर सिटीज़। द सिटी स्टेट वॉज स्मॉल इन टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। ये मैं पहली स्लाइड्स में भी बता चुका हूँ कि इनकी सिटी स्टेट्स बहुत छोटी छोटी स्टेट्स थी, इनकी टेरिटरी बहुत छोटी थी और इनके अंदर पॉपुलेशन बहुत छोटी थी। और उन्होंने अपने शहर जो थे वो इतने बनाए हुए थे कि जो वेल मैनेजेबल थे, उनको मैनेज करना बड़ा आसान था। वो जैसे ही पॉपुलेशन किसी ख़ास हद से ज़्यादा होती थी तो वो एक दूसरा शहर आबाद कर लेते थे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत छोटे छोटे शहर और बहुत छोटी छोटी स्टेट्स रखी हुई थी जिनको मैनेज करना उनके लिए आसान था। एथेंस ऑक्युपाइड ओनली अ लिटल मोर देन 1000 स्क्वायर माइल्स ऑफ द लैंड। जो एथेंस की स्टेट थी उसका रकबा जो था वो तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर की थी, इससे थोड़ा सा ज़्यादा था। द पॉपुलेशन वाज बिटवीन 200,000 टू 400,000। तो उसकी आबादी भी 2 लाख से 4 लाख के दरमियान थी। तो ये अगर हम इसको देखें तो हमारे इस वक्त मॉडर्न जो छोटे छोटे टाउन्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी 4-4 लाख से ज़्यादा है। तो इस तरीके से वो जो स्टेट्स थी इनकी वो साइज़ में बहुत छोटी थी, एरिया में बहुत छोटी थी और पॉपुलेशन वाइज भी बहुत छोटी थी, और वो मैनेजेबल पॉपुलेशन और साइज़ की। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस। जो लोग वहाँ रहते थे इन स्टेट्स में उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ था। पहली क्लास जो थी दैट वर द सिटीजन्स, दूसरी द स्लेव्स और तीसरी नॉन रेजिडेंट सिटीजन। तो वहाँ 3 तरह के लोग जो थे वो उन स्टेट्स में रहते थे। एक जो सिटीजन थे, दूसरा जो स्लेव्स उन्होंने रखे हुए थे, स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, और तीसरे वो लोग जो ट्रेड के लिए या दूसरे कामों के लिए उस स्टेट में आते थे और वहाँ पे रहते थे, तो उनको नॉन रेजिडेंट सिटीजन कहा जाता था। तो सिटीजन की वहाँ पे
उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन इनहेबिटेंट्स की रखी हुई थी, सिटीजन्स, स्लेव्स एंड नॉन रेजिडेंट सिटीजन। सिटीजन वॉज बाई बर्थ, वो सिटीजनशिप किसी को अवॉर्ड नहीं करते थे। जो लोग वहाँ के पैदाइशी होते थे, बाई बर्थ वहाँ पे होते थे, सिर्फ वही सिटीजन बन सकते थे। इसके अलावा सिटीजनशिप वो किसी को ग्रांट नहीं करते थे, ना किसी को लीगली सिटीजनशिप देते थे। दूसरी मैटिक्स थे, जो नॉन रेजिडेंट्स थे उनको मैटिक्स कहते थे। मैटिक्स कुड कैरी आउट ट्रेड एंड अकोमुलेट वेल्थ बट कुड नॉट गेट सिटीजनशिप बट एक्सेप्शनली थ्रू स्पेशल लेजिस्लेशन नॉट लीगल प्रोसीजर। जो नॉन रेजिडेंट्स थे, जो मैटिक्स थे, वो वहाँ रह सकते थे, तिजारत कर सकते थे, कारोबार कर सकते थे, वहाँ पे दौलत अकोमुलेट कर सकते थे, बिजनेसेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते थे, बट कुड नॉट गेट सिटीजनशिप, लेकिन उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। सिटीजनशिप सिर्फ बाई बर्थ थी, एक्सेप्शनली थ्रू स्पेशल लेजिस्लेशन नॉट लीगल प्रोसीजर। वहाँ पे सिटीजनशिप देने का कोई लीगल प्रोसीजर भी नहीं था। अगर किसी को सिटीजनशिप देना मकसूद होती थी तो उसके लिए वो स्पेशल लेजिस्लेशन करते थे, अदरवाइज वो सिटीजनशिप किसी को ना देते थे और ना वो इसको कंसिडर करते थे। मैटिक्स वर ऑल्सो कंपेल्ड टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड अलाउड टू पे एक्स्ट्रा फी फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शन। जो मैटिक्स थे या नॉन रेजिडेंट्स थे, वो तमाम टैक्स देते थे, उनसे टैक्स उसी तरह लिए जाते थे, और उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन का या उनकी हिफाजत का जो बंदोबस्त किया जाता था, उनके लिए उनसे अलग टैक्स दिया जाता था। तो मैटिक्स जो थे वो आम लोगों की तरह तमाम टैक्सेस देते थे, और इन एडिशन टू दैट वो अपने सिक्योरिटी का अलग टैक्स दिया करते थे। स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन वॉज प्रिवेलेंट इन ग्रीक स्टेट्स के अंदर स्लेवरी प्रेवलेंट थी, स्लेवरी थी वहाँ पे, और स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन वहाँ पे मौजूद थी। और वो स्लेव्स को जो थे वो ख़रीदो फरोख्त होती थी उनकी, और स्लेव से वो जितनी लेबर का काम है, मशक्क़त का काम है, जो फिज़िकल काम है सारे के सारे, वो उन्होंने जहाँ स्लेव्स को दिए हुए थे। देयर वर मोर स्लेव्स देन द सिटीजन्स, द ड्यूटी दे परफॉर्म फ्रीड द सिटीजन फॉर मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सिविक फंक्शंस। जो स्लेव्स थे उनकी तादाद सिटीजन से ज़्यादा हो जाती थी, और वो ड्यूटी जो परफॉर्म करते थे, तमाम लेबर का काम और जितनी हार्डशिप वाला काम था वो स्लेव्स के ज़िम्मे होता था, और जो सिटीज़न थे वो सिविक फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे, वो रूल करते थे, लाज बनाते थे या इस तरह के काम करते थे। बाकी तमाम काम जितने भी लेबर वाले थे या फटीग वाले थे, वो स्लेव्स के ज़िम्मे थे। नो मास्टर कुड पुट अ स्लेव टू डेथ एंड एन ओनर माइट बी रिक्वायर्ड टू सोल्ड अ स्लेव हु ही हैड मिसट्रीटेड। चूँकि स्लेवरी एंड इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करती थी, इसलिए स्लेव्स की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए हुए थे, कुछ लॉज भी बनाए हुए थे। स्लेव को टॉर्चर नहीं किया जा सकता था, स्लेव को जान से नहीं मारा जा सकता था। अगर कोई मालिक स्लेव के ऊपर तशद्दुद करता था तो उसको स्लेव रखने पे पाबंदी लगा दी जाती थी, उसको फिर वो अपना स्लेव मार्केट में जाके बेचना पड़ता था, और वो फिर स्लेव के बगैर काम करता था। स्लेव्स वर कैरिंग आउट इंडिपेंडेंट बिजनेसेस एंड वर ऑल्सो रिक्रूटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स। जो मालिक थे उन्होंने स्लेव्स के ज़िम्मे बहुत से काम लगाए हुए थे, जो फिजिकल लेबर के अलावा बाज़ जगह स्लेव्स जो थे वो मालिक के बिहाफ पे उसका पूरा बिजनेस भी संभालते थे। स्लेव्स जो है उसको जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स करने की भी इजाज़त होती थी। तो स्लेवरी जब एक इंस्टीट्यूशन थी तो उसके लिए उन्होंने इस इंस्टीट्यूशंस को ऐसे रूल्स बनाए थे इनके लिए कि ये क्रश ना हो, बल्कि ये एज एन इंस्टीट्यूशन ग्रो करें, ताकि ये अपने कंट्रीब्यूट कर सकें टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट में डेमोक्रेसी होती थी, और ख़ास तौर पे एथेंस में डेमोक्रेसी थी। रिलेशनशिप ऑफ सिटीजन बिटवीन स्टेट एंड फेलो सिटीजन वर इंटीमेट एंड बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी। तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप था बिटवीन द इनहेबिटेंट्स वो इक्वालिटी के बेस पे था। हर शहरी जो था वो इक्वल प्रिविलेजेस थे, उसके इक्वल राइट्स थे, और वो उसमें किसी किस्म का कोई क्लास डिफरेंस नहीं था उन लोगों के अंदर, और जितने भी सिटीजन थे दे एंजॉयड इक्वल प्रिविलेजेस अंडर द लॉ। ड्यूटीज एंड राइट्स, स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन स्टेट अफेयर्स। तो वहाँ पे ड्यूटीज़ और राइट्स, हर शख्स को पता था कि उसकी ड्यूटीज़ क्या है और उसके राइट्स क्या हैं।
और बड़ा एक एलेबोरेट सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था राइट्स और ड्यूटीज़ का, और उसको स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़रिए उसको वो इम्प्लीमेंट किया करते थे। और वहाँ पे सिटीज़न जो थे वो स्टेट के अफेयर्स में फुली पार्टिसिपेट करते थे, और जितनी पॉलिसी मेकिंग होती थी उनमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा आला लेवल पे था और इंतहाई लेवल पे था। सेंस ऑफ यूनिटी एंड बिलोंगिंग वाज इंटीग्रल फीचर ऑफ द ग्रीक थॉट्स। एक तो जितने भी स्टेट्स थी उनके जितने भी इनहेबिटेंट्स थे वो उनके अंदर यूनिटी थी, और यूनिटी रिफ्लेक्ट होती थी इन देयर डिसीजंस। वो मिल के फैसले करते थे, वो यूनानिमस डिसीजन करने की कोशिश करते थे, और उसमें हर सिटीजन जो था वो पार्टिसिपेट करता था, और हर सिटीजन की राय जो थी उसको अहमियत दी जाती थी। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ फेलो सिटीजन इन ग्रीक, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनके अंदर उनकी सृष्टि में ये था कि तमाम सिटीजन जो है वो इक्वल हैं, और किसी सिटीजन को दूसरे सिटीजन के ऊपर कोई सुपीरियरिटी नहीं। उनका लॉ मेकिंग का प्रोसेस जो था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यूनिक फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, द फाउंडिंग ऑफ विच वाज द असेंबली ऑफ एक्लीसिया। तो वहाँ पे उनके पास उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनकी दैट वाज द ग्रैंड असेंबली, और उसको वो एक्लीसिया कहते थे। ग्रैंड असेंबली ये थी कि ऑल मेल अबव 20 ईयर्स ऑफ एज वर इट्स मेंबर। तो स्टेट के अंदर जितने भी मेल मेंबर थे और उनकी एज 20 साल से ज़्यादा थी वो इस असेंबली के मेंबर थे, इस ग्रैंड असेंबली के मेंबर थे। अगर 200,000 पॉपुलेशन है तो उन 200,000 में से ख्वातीन को निकाल दें, बच्चों को निकाल दें, स्लेव्स को निकाल दें, तो जितने बाकी मेल मेंबर बचते थे जो 20 साल की उम्र से ज़्यादा थे वो तमाम इस ग्रैंड असेंबली के मेंबर होते थे। और जब भी कोई लॉ बनाना होता था तो ये ग्रैंड असेंबली मिल के लॉ बनाती थी। जब भी कोई पॉलिसी बनानी होती थी, जब भी कोई डिसीजन इंपॉर्टेंट लेना होता था, ये ग्रैंड असेंबली मिल के बैठ कर डिसीजन लेती थी। द असेंबली वॉज रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सॉवरियन विल ऑफ द पीपल। ये असेंबली सॉवरियन विल को एक्सप्रेस करती थी, लोगों की सॉवरियन विल को ये एक्सप्रेस करती थी। इनका किया हुआ फैसला तमाम के ऊपर बाइंडिंग होता था। ये सॉवरियनिटी थी उनकी कि ये असेंबली जो है वो सॉवरियन है, और ये जिस तरह का फैसला करेगी वो हर शख्स वो फैसला तस्लीम करेगा। द असेंबली शेड्यूल्ड 10 रेगुलर मीटिंग्स ड्यूरिंग द ईयर्स। इस असेंबली की साल में 10 मीटिंग्स होती थी, रेगुलर मीटिंग्स होती थी, और जो स्पेशल मीटिंग्स हैं ये भी किसी वक्त कॉल की जा सकती थी, लेकिन कम अज़ कम इनकी साल में 10 रेगुलर मीटिंग्स का होना ज़रूरी था। मोस्ट ऑफ द सुप्रीम पावर वर लाइक लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, कंट्रोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये जो सुप्रीम बॉडी थी इनकी, ये जो ग्रैंड असेंबली थी, इसके अंदर जो पावर्स थी इसको सुप्रीम पावर्स दी हुई थी। ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी इनके पास, ये कानून बना सकते थे, फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करते थे, और ये एग्जीक्यूटिव जितने थे ये उनको भी कंट्रोल करते थे। तो ये मेन ऑर्गन था उनका जो तमाम दूसरे ऑर्गन्स को कंट्रोल भी करता था, पॉलिसी मेकिंग भी करता था, लेजिस्लेशन भी करता था, और ये फॉरेन पॉलिसी भी बनाता था। इस ऑर्गन के बाद, ग्रैंड असेंबली के बाद, इनके पास एक दूसरा ऑर्गन था जिसको काउंसिल ऑफ 500 कहते हैं। ये 500 लोगों की एक काउंसिल थी। काउंसिल वाज कंसिस्टेड ऑफ 500 मेंबर्स, 50 फ्रॉम ईच 10 ट्राइब्स। तो उस वक्त जो स्टेट थी एथेंस की, उसमें 10 बड़े कबीले रहते थे, और इन कबीलों में हर कबीले में से 50 लोग लिए जाते थे, और इस तरह इन्होंने एक 500 पीपल की एक काउंसिल बनाई थी। ओरिजिनली किनशिप बट सब्सिक्वेंटली थ्रू इलेक्टोरल यूनिट्स। शुरू में ये बरादरी की बुनियाद पर इसमें से 50 लोग लिए जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्होंने, ये डेमोक्रेसी थी तो ये इलेक्टोरल यूनिट के ज़रिए वो 50 आदमी उस कबीले से चुने जाते थे। तो 10 कबीलों में से हर कबीले से 50 आदमी चुने जाते थे, और इस तरह 500 मेंबर की एक काउंसिल बन गई, और ये काउंसिल जो है ये डे टू डे बिजनेस जो है वो स्टेट का ये देखा करती। गवर्नमेंट, द टर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज लिमिटेड टू 1 ईयर। जो भी वो गवर्नमेंट बनाते थे वो 1 साल के लिए बनाते थे। होल्डिंग ऑफ द सेम ऑफिस फॉर 2 ईयर्स इन सक्सेशन वॉज प्रोहिबिटेड। कोई भी शख्स एक ओहदा 2 साल के लिए नहीं रख सकता था। उसके ओहदे की मियाद भी 1 साल के लिए थी। अगर 1 साल उसने ओहदा रख लिया है
तो अगले साल के लिए वो अहल नहीं होता था ओहदा रखने का, उसको वो ओहदा छोड़ना पड़ता था। 1 साल छोड़ने के बाद फिर दोबारा वो एलिजिबल हो जाता था टू बी इलेक्टेड। Annual selection of the council was a key event. The political composition of the council was crucial to determine the policies of the city state for next year. अब ये क्योंकि साल के लिए काउंसिल चुनी जाती थी, काउंसिल भी ये साल के लिए चुनी जाती थी, तो वो 1 साल के लिए काउंसिल जो थी वो अपना मंशूर बना के देती थी। वो 1 साल के लिए जो उन्होंने काम करने होते थे, उसकी पॉलिसीज़ बनानी होती थी, उसको डिटरमिन करते थे, और पूरे साल के अंदर उन्होंने अपनी एक्टिविटी जो थी वो इस काउंसिल ने करनी होती थी। जैसे ही साल ख़त्म होता था ये काउंसिल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती थी और उसकी जगह नई काउंसिल 500 मेंबर्स की चुनी जाती थी। जो काउंसिल के मेंबर रिटायर होते थे साल ख़त्म होने के बाद, वो दोबारा एलिजिबल नहीं होते थे कि अगले साल के इलेक्शन में वो दोबारा कॉन्टेस्ट करें। इसलिए हर साल जो है वो नए 500 लोग आते थे और वो 1 साल के लिए अपनी इंतज़ामिया चलाते थे और साल ख़त्म होने के बाद रिटायर होकर चले जाते। द काउंसिल वॉज डिवाइडेड इंटू 10 कमिटीज ऑफ 50 रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द 10 एथेनियन ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस काउंसिल की उन्होंने 10 कमेटियां बनाई हुई थी और कमेटी की कंपोजिशन इसी तरह होती थी कि हर ट्राइब में से एक एक बंदा लेके तो वो इस तरीके से कमेटी बन जाती थी। ईच डे द कमेटी सिलेक्टेड वन मेंबर हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। अब ये जो कमेटी बनाई गई थी उसमें से एक आदमी रोजाना चुन लिया जाता था और वो उस दिन के लिए स्टेट का सदर होता था या प्रेसिडेंट होता था। और जो शख्स प्रेसिडेंट चुना जाता था उसका इक़्तिदार सिर्फ उस एक दिन के लिए होता था। अगले दिन वो कमेटी अपना कोई और मेंबर जो थी वो चुन लेती थी। तो इस तरह 500 जो काउंसिल थी उसमें कोई भी शख्स पूरे साल में दूसरी मर्तबा जो है वो सदर नहीं बन सकता था। हर शख्स जो था वो एक दिन के लिए सदर होता था या हेड होता था, उस दिन के वो फैसले करता था और अगला दिन जो होता था वो कमेटी अपने लिए एक नया लीडर चुन लेती थी। वो एक दिन पूरा गुजारता था, जो फैसले उस एक दिन में करने वाले होते थे वो करता था, अगले दिन वो कोई और सदर बन जाता था। तो इस तरह थ्रू लाइफ टाइम कोई भी शख्स जो था वो एक दिन से ज्यादा जो है वो वहां पे लीडर नहीं बन सकता था इस काउंसिल। No person in the lifetime could serve more than one day in this position. तो जो लीडर चुना जाता था एक दिन का, तो वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में वो दूसरी बार ये पोजीशन जो है वो नहीं ले सकता था, सिर्फ एक दिन के लिए वो ये पोजीशन अपने पास रखता था। द काउंसिल सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑल एग्जेक्टिव्स। ये काउंसिल जो थी ये तमाम एग्जेक्टिव जितने भी स्टेट के अंदर होते थे ये उनके काम को और उनकी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करती। लेवी टैक्सेस, ये टैक्स लगाती थी। मैनेज द फाइनेंसेस, ये बजट बनाती थी। सुपरवाइज्ड इलेक्शनों को सुपरवाइज करती थी। एंड हैंडल नेगोशिएशन विद फॉरेन कमीशन, ये बैरून मुल्क जो भी इन्होंने नेगोशिएशंस करने थे ये काउंसिल वो काम करती थी। तो ये डे टू डे काम करने वाले जो थे वो इस काउंसिल के ज़िम्मे। काउंसिल would act as court of law, determine guilt and assess punishment. इस काउंसिल को जुडिशरी के इख्तियारात भी थे। ये कोर्ट ऑफ लॉ के तौर पे भी काम करती थी। ये लोगों को सजा भी देती थी। ये लोगों के गिल्ट को भी डिटरमिन करती थी कि कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है। इट कंबाइंड एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स एंड यूज देम विगरसली। इस काउंसिल के अंदर तमाम पावर्स मुर्तकिज हो जाती थी आके। ये एग्जेक्टिव का काम भी करती थी, ये लेजिस्लेटिव का काम भी करती थी और ये जुडिशरी की पावर्स भी थी इनके पास। स्टिल इट वाज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द असेंबली। इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद इसके ऊपर कंट्रोल जो था वो ग्रैंड असेंबली का था। वो जो 20 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी अफराद हैं ये असेंबली उनको जवाबदेह होती थी। तो उनका एक सबॉर्डिनेट तरह का ये एक इदारा थी। The Democrats of Athens were deeply concerned about the possibility of abuse of the law making process. तो इसलिए सुपरविजन इसके ऊपर थी ग्रैंड असेंबली की, ताकि वो कोई ऐसा लॉ ना बनाए जिससे अपनी अथॉरिटी को अब्यूज कर सकें या कोई लॉ ऐसा ना बताएं जिससे लोगों के जो भी राइट्स वहां दिए हुए हैं उन राइट्स को अब्यूज ना किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर एन इंडिक्टमेंट अगेंस्ट प्रपोजिंग इलीगल मेजर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बंदा गलत काम करता था, कोई इलीगल मेजर्स लेता था, तो उसके लिए सख्त सजा रखी हुई थी। अ डिस्टिंक्शन वाज मेड इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वायलेशन ऑफ ऑर्डनरी लॉ।
तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन थी उसके लिए सख्त सजाएं रखी गई थी, और जो ऑर्डनरी लॉ की वायलेशन थी उनके लिए निस्बतन नरम सजाएं रखी गई थी। जुडिशरी। द पॉपुलर कोर्ट ऑफ एथेंस वाज आल्सो अ फोकल पॉइंट ऑफ सिटी स्टेट। तो वहाँ उनके पास जो एथन की कोर्ट थी वो एक बड़ी पॉपुलर कोर्ट थी, और इसकी कंपोजिशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एनी एथेनियन 30 years of age and otherwise qualified by the possession of full civil rights was eligible to become a member of the court। ये एक ग्रैंड कोर्ट थी, और इस कोर्ट के अंदर एथन के तमाम सिटीजन्स जिनकी एज 30 साल से ज़्यादा थी और जिनके पास कंप्लीट सिविल राइट्स थे, और वो अदरवाइज जो क्वालिफाई करते थे, उन्होंने क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी रखा हुआ था कि इसके अंदर 30 साल की उम्र के ऊपर वाले जो फातरुल अकल है वो इसके मेंबर नहीं बन सकते थे, जो इनकैपेसिटेट है वो इसके मेंबर नहीं बन सकते थे। तो जो 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग थे जो उन कंडीशंस को क्वालिफाई करते थे वो तमाम इस कोर्ट के मेंबर थे। तो ये एक बड़ी ह्यूज कोर्ट थी, इसका साइज और इसका मेंबरशिप बहुत ह्यूज थी। तो ये कोर्ट तमाम जो अहम फैसले थे या केसेस थे वो ये कोर्ट सुना करती थी। द एंटायर कोर्ट पैनल नंबर्ड some 6,600 from each tribe chosen by lot of elected panels। तो ये जो तादाद थी इसमें कोर्ट के मेंबर्स की वो 6,600 थी। ये बड़ी कोर्ट थी, और ये तमाम कबीलों से जो लोग अहल होते थे उनमें से ये पैनल चुना जाता था। द जनरल कोर्ट वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ट्राइब्यूनल्स ऑफ विच ईच ट्राइब वाज एंटाइटल्ड टू इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। इस कोर्ट के आगे उन्होंने कई ट्राइब्यूनल बनाए हुए थे, और उस ट्राइब्यूनल में तमाम कबीलों से इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर लोग लिए जाते थे। द कोर्ट वाज कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फुल सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। ये कोर्ट लोगों की रिप्रेजेंटेटिव थी, और ये सॉवरेनिटी जो थी वो उसको एक्सप्रेस करती थी लोगों की। देयर वाज नो अपीलेट कोर्ट एंड डिसीजन ऑफ वन कोर्ट in effect being a decision of the whole citizenry was fine। इस अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं थी, कोई अपील करने का हक नहीं था किसी के पास, और ये समझा जाता था कि ये डिसीजन जो किसी एक अदालत ने किया है या लोगों ने किया है, ये समझा जाता था कि एक कोर्ट ने जो फैसला किया है ये तमाम सिटीजनरी का मुकम्मल फैसला है, क्योंकि ये कोर्ट जो थी वे एक्सप्रेस करती थी फुल सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। इसलिए इनके फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं होती थी और अपील करने का हक भी नहीं था। देयर वाज नो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द एग्रीव्ड इंडिविजुअल हैज टू प्लीड हिज केस। जो भी एग्रीव्ड इंडिविजुअल होता था या जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता था, जो भी मुल्ज़म होता था, वो अपना केस खुद जाके प्लीड करता था, और किसी के पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्लीडर नहीं होता था। इसी तरह जब सॉक्रेट्स के ऊपर एलिगेशन लगा कि वो उनके इत्कादात के ख़िलाफ़ फ़िलॉसफ़ी बयान कर रहा है, तो उसको इसी तरह अदालत के सामने पेश किया गया, और अदालत ने उसको गिल्टी कर दिया। तो सोक्रेट्स के पास अपील करने का कोई हक नहीं था, तो उसकी सज़ा जो थी उस पर एग्जीक्यूशन कर दी। डिफेंस, सिक्योरिटी एंड जनरल्स। ग्रीक स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी के बारे में, अपने डिफेंस के बारे में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे। A unique and powerful group was filled by 10 generals whose position was theoretically military, but in practice they were potent political figures as well। तो उनके पास एक क्लाउड था जो डिफेंस का या सिक्योरिटी का, जिसके अंदर 10 जनरल्स थे, और ये नॉर्मली जनरल्स उन तमाम ट्राइब में से लिए जाते थे। हर ट्राइब से एक एक जो था वो फर्द ले लिया जाता था, और ये 10 जनरल्स जो थे वो इनका सिक्योरिटी या डिफेंस सिस्टम को हेड करते थे। इनके पास ना सिर्फ मिलिट्री की पावर्स होती थी 10 जनरल्स के पास, बल्कि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स भी एक्सरसाइज करते थे। दे वर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड वर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ये ट्राइब्स, हर ट्राइब में से एक इलेक्ट किया जाता था, और ये दोबारा भी एलिजिबल हो जाते थे। जब इनकी टर्म पूरी हो जाती थी तो ये दोबारा एलिजिबल हो जाते थे फॉर री इलेक्शन। द एक्टिविटीज़ वर जनरली इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, एंड इन समटाइम्स एक्सटेंडेड इनटू फाइनेंस एंड पॉलिसीज पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक नेचर। बाज़ दफ़ा इनके ऊपर जिम्मेदारियां जो थी वो मिलिट्री पॉलिसी बनाना, फॉरेन पॉलिसी बनाना, इस तरह के जो स्ट्रेटजिक नौइयत के फैसले थे
वो ये 10 जनरल्स किया करते थे। लेकिन बाज़ हालात में इनके साथ जो दूसरे काम इनसे लिए जाते थे, ख़ास तौर पे इनसे रेवेन्यू कलेक्शन का काम लिया जाता था, क्योंकि इनके पास कॉस्ट ऑफ पावर थी, इससे रेवेन्यू का काम लिया जाता था। और दूसरी पॉलिसी जो डोमेस्टिक नेचर्स की थी, जहाँ पे अगर किसी जगह पे कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू का होता था या कोई और इस तरह की चीज़ होती थी, तो फिर इनकी खिदमत भी ली जा सकती थी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते थे स्टेट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जो डिफेंस का काम करते थे, जो फॉरेन पॉलिसी में हेल्प करते थे, जो रेवेन्यू की कलेक्शन में काम करते थे, या जहाँ भी फोर्स यूज़ करने का कोई ऐसा मरहला आता था तो फिर इनकी खिदमत ली जाती थी। तो ये बड़ा अच्छा उनके एक ऑर्गेनाइजेशन थी और बड़ा अच्छा क्लाउड था। ये था सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट जब 500 BC था, जब ये प्लेटो और अरिस्टोटल ने आके अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफीज देना शुरू की, तो इस तरह की स्टेट्स वहाँ पे मौजूद थी और इस तरह की स्टेट्स उन्होंने मेंटेन की हुई। सिटी स्टेट्स के ऊपर अगला लेक्चर हमारा जो है वो पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो पे बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।